एवरीवन, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सभी लोग। आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू एकाग्रता सीए। मेरा नाम है वंशिका और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आ गई हूँ हमारी लॉ की सर्टिफाइड कॉपी का एनालिसिस। किस तरीके से ये जो बच्चा है इसने पूरे के पूरे 79 मार्क्स हमारे स्कोर करे हैं। तो हम इस पूरे कॉपी का एनालिसिस करेंगे और 5 से 6 मिनट के अंदर अंदर अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो भी इस वीडियो से मिलते हैं उनको समराइज्ड फॉर्म में आप लोग नोट कर लेना, ठीक है। तो चलो देखो, इस बच्चे ने ना 79 मार्क्स हमारे लॉ के एग्जामिनेशन में स्कोर करे हैं। जून 2024 का पेपर ये मैं आपके सामने लेके आई हूँ, ठीक है। तो आइए चलिए देखते हैं कि इसने किस तरीके से पेपर को लिखा है, क्या करा है। जैसा कि हमें पता है कि हम लोगों को क्वेश्चंस यहाँ पे मार्क करने होते हैं, इसने वही क्वेश्चंस मार्क कर लिए हैं। तो सबसे पहले जो इसने क्वेश्चन करा है दैट इज क्वेश्चन नंबर 6A। तो यहाँ से हमें सबसे पहले तो ये बात समझ में आ जाती है कि ऐसा नहीं है कि हमको सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 ही करना है या क्वेश्चन नंबर 2 करना है, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी क्वेश्चन आपको सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से आता है, पूरा क्वेश्चन पेपर 15 मिनट में जो आपके पास में टाइम होता है उसमें एनालाइज करेंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे कि वो वाला कौन सा क्वेश्चन है जो मुझे सबसे अच्छा आता है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन गोज अ लॉन्ग वे इन द हेड ऑफ द एग्जामिनर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट व्हिच इज द बेस्ट क्वेश्चन जो हमें आता है। इसको क्वेश्चन नंबर 6 आता था, इसने क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करा है। सो पहली लर्निंग तो ये हो गई, नोट डाउन कर लो कि सबसे पहले हमें क्या करना है, जो क्वेश्चन बेस्ट आता है वहां से स्टार्ट करेंगे। आके देखते हैं, ये हमारा क्वेश्चन पेपर है जून 24 का। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, एक बार हम यहां से इसको देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं, ये एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स चैप्टर का क्वेश्चन है। Mr. Y issued a check for rupees 10,000 to Mr. Z, which was dishonored. यानी डिसऑनर का क्वेश्चन है by the bank because Y did not have enough funds in his account. अब आपको क्या करना है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के प्रोविजन के अकॉर्डिंग ये बताना है कि क्या Y लाइबल होगा फॉर द डिसऑनर ऑफ चेक एंड इफ यस व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज फॉर सच एन ऑफेंस। तो ये क्वेश्चन पढ़ते ही, क्योंकि आप लोग की पढ़ाई अभी मैं अज्यूम करती हूँ जोरों शोरों से चल रही होगी और आपके रिविजन बहुत अच्छे से हो रहे होंगे, तो ये क्वेश्चन पढ़ते ही आपके दिमाग में सेक्शन नंबर 138 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट आया होगा और फिर आपने देखा होगा, आपने इसके बारे में आपके दिमाग में क्या आ रहा है पहले तो ये बताओ। 138 आ रहा है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, फिर हमें क्या पता है, पेनल्टी लगती है ना, इसको एक ऑफेंस माना जाता है। कितनी पेनल्टी है बताओ, कितना आपको पनिशमेंट दी जाती है, या तो 2 साल का इंप्रिजनमेंट दिया जाता है या फिर आपको 2 टाइम्स ऑफ द अमाउंट ऑफ चेक जो आपका डिसऑनर हुआ है उतना आपको पे करना पड़ता है। ये सब होता है और ये सब नहीं करना पड़ेगा अगर कुछ कंडीशन सेटिस्फाई हुई हैं तो, है ना। ऐसे करके हमारा पूरा वो बनता है। तो आइए देखते हैं कि इस बच्चे ने किस तरीके से हमारा ये आंसर किया है। देखो, सबसे पहले इसने वही चीज लिख दी, एज पर सेक्शन 138 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट। यानी हमें ये चीज समझ में आ गई कि इसने करेक्टली सेक्शन नंबर को कोट करा है। इसने सेक्शन नंबर को करेक्टली हमारा कोट करा है। इसने नेम ऑफ द एक्ट को साफ साफ सबसे पहली लाइन में सेक्शन नंबर भी लिख दिया और हमारा नेम ऑफ द एक्ट भी लिख दिया, ठीक है। और फिर इसने हमारा आंसर शुरू किया, यानी कि प्रोविजन ऑफ द लॉ। यहां पे इसने क्या करा, इसने लिखा है प्रोविजन ऑफ द लॉ। ये पूरा पैरा इसने प्रोविजन पे डेडिकेट किया है कि इफ अ चेक ड्रॉन बाय अ पर्सन ऑन अकाउंट ऑफ मेंटेन बाय हिम विद द बैंक इज डिसऑनर्ड, क्योंकि उसके अकाउंट में या तो पैसे नहीं है या फिर डिस्चार्ज, जो भी आपका रेलेवेंट प्रोविजन है वो पूरा इसने कोट करा है। तो यहाँ पे इसने सेक्शन नंबर से शुरू किया, नेम ऑफ द एक्ट लिखा, प्रोविजन ऑफ द लॉ लिखा, ठीक है। और फिर इसने क्या करा, इसने उसी को हमारे फैक्ट्स ऑफ द केस से जोड़ दिया। पूरा प्रोविजन चले आ रहा है, ठीक है, फैक्ट्स ऑफ द केस से जोड़ दिया। इन द इंस्टेंट केस, यहां पे इसने फैक्ट्स ऑफ द केस के साथ में उसको जोड़ दिया। फैक्ट्स ऑफ द केस, फैक्ट्स ऑफ द केस के साथ जोड़ने के बाद एंड में इसने हेंस मिस्टर वाई हैज कमिटेड एन ऑफेंस एंड शैल बी लाइबल ईदर फॉर इम्प्रिजनमेंट और दिस। ये इसने पूरा का पूरा हमें
कंक्लूजन दे दिया। तो आपको ये पूरा प्रोसेस समझ में आया कि सबसे पहले हमने नेम ऑफ द एक्ट से ले शुरुआत करी थी, सेक्शन नंबर से शुरुआत करी थी, उसके बाद में हम लोगों ने लॉ का प्रोविजन लिखा, लॉ का प्रोविजन लिखने के बाद में हमने फैक्ट्स के साथ में उसको जोड़ा और एंड में हमने कंक्लूजन 2 से 3 लाइनों में फटाफट से देते हुए इस आंसर को कंप्लीट करा। तो ये था हमारा सबसे पहला एनालिसिस। और देखो इस क्वेश्चन में इसको हमारे कितने मार्क्स का क्वेश्चन था, हमारा दिस क्वेश्चन वाज फॉर 7 मार्क्स एंड इस बच्चे ने हमारे 6 मार्क्स इस क्वेश्चन में पूरे पूरे स्कोर करे हैं। ठीक है, और एक जो चीज हमको इसकी कॉपी से और देखने को मिल रही है वो ये है कि देखो प्रॉपर स्पेसिंग की हुई है, बिल्कुल आंसर शीट क्लटर्ड नहीं है, साफ साफ इसने लिखा है। राइटिंग क्या बहुत ज्यादा मैटर करती है, तो द आंसर इज नो, राइटिंग बहुत ज्यादा मैटर नहीं करती है, साफ साफ इसने लिखा है, स्पेसिंग छोड़ी हुई है, एक नॉर्मल हैंडराइटिंग को इसने ओवरऑल थ्रू आउट द पेपर मेंटेन करा है। और साथ ही साथ इसने प्रॉपर देखो 6A लिखा था, साफ दिखाई दे रहा था 6A, B 6B इसने प्रॉपर लिखा हुआ है, मेंशन करे हैं नाम, ताकि कोई भी पॉइंट कोई भी पार्ट एग्जामिनर की नजर से छूट ना जाए। तो ये चीज इसने बहुत अच्छी करी है। और अब ये इसने शायद नया क्वेश्चन शुरू कर दिया है। हाँ 6B क्या था, आओ 6B देख लेते हैं। 6B में इन्होंने पूछा है एक्सप्लेन द टर्म वेजरिंग अग्रीमेंट इन द लाइट ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड ऑल्सो एक्सप्लेन सम ट्रांजैक्शंस रिजेंबलिंग विद वेजरिंग ट्रांजैक्शन बट विच आर नॉट वॉइड। देखते हैं इसने कैसे आंसर करा है। देखो इसने सबसे पहले वेजरिंग अग्रीमेंट को एक्सप्लेन कर दिया है। एन अग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर इज वॉइड, हमें पता है ये वेजरिंग के अग्रीमेंट्स जो किए जाते हैं वो बाय इटसेल्फ वॉइड होते हैं। It is an agreement involving the payment of a sum of money upon the determination of an uncertain event। तो सबसे पहले इसने wagering agreement को explain कर दिया है as per the demand of the question and the essence of wager is that each party, फिर इसने अपने पूरा हमारा explain करने की कोशिश की है जो question में पूछा गया था। फिर question में पूछा गया था कि उन transactions के बारे में बताओ जो कि resemble करती हैं एक wager को, तो इसने उनके बारे में भी बता दिया। चिट फंड हो गया हमारा, ठीक है, और हमारा कमर्शियल ट्रांजैक्शंस हो गई, क्रॉसवर्ड पजल्स हो गई, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस हो गया। बहुत ही बढ़िया शानदार तरीके से इसने पूरे क्वेश्चन की हर रिक्वायरमेंट को फॉलो करा है। और ये जो हमारा क्वेश्चन था वेजर वाला वो 6 मार्क्स का था और आप देख सकते हैं कि इस बच्चे ने पूरे 6B में 6 मार्क्स ही लिए हैं। ठीक है, ही हैज स्कोर्ड 6 मार्क्स ओनली आउट ऑफ 6 मार्क्स। सो आप देख रहे हो ऐसा कुछ नहीं है कि लॉ में आंसर्स के आपको मार्क्स नहीं दिए जाते हैं, काट लिए जाते हैं। अगर आप प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो करोगे और अच्छे से आंसर्स लिखोगे तो आपको मार्क्स पक्का से मिलेंगे। एक चीज और आपने देखी होगी कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैम कितने पेजेस भरने हैं, तो क्या आपको यहाँ पे कहीं पे भी दिखाई दे रहा है कि पेजेस भरने के आपको मार्क्स मिल रहे हैं? दिस चाइल्ड हैज मेंटेन्ड क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। इसने फालतू के पेजेस वेजेस भरने में कोई ध्यान नहीं लगाया हुआ है, जितना आंसर की रिक्वायरमेंट थी उतना इसने लिखा है। देखो यहां से इसका ये क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है 6B, 6 मार्क्स का क्वेश्चन था, एक पूरा पेज गया, अगले का हाफ गया। बट देखो द पॉइंट इज सीए में आपको पेजेस वेजेस पे फोकस ही नहीं करना है, जो क्वेश्चन की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है ना। इसने वही पूरा प्रोसेस फॉलो करा, साफ साफ देखो पॉइंट वाइज आंसर लिखा है। एक और चीज जो आप यहां से निकाल सकते हैं दैट इज पॉइंट वाइज इसने हमारे आंसर को लिखा हुआ है। ऐसे ऐसे छोटे छोटे पैराग्राफ्स बने, देखो कितनी बढ़िया तरीके से प्रेजेंटेशन है। बिल्कुल आपके मुंह पे पूरा का पूरा एक लंबे 2-2 3-3 पैराग्राफ्स नहीं आ रहे हैं। ये लाइन लिखी, एक लाइन छोड़ी, देन ये लाइन लिखी, एक लाइन छोड़ी। फिर क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट था कि ट्रांजैक्शंस बताओ जो कि रिजेंबल करती हैं एक वेजरिंग अग्रीमेंट, वेजर के ट्रांजैक्शन को, तो वो इसने अलग से यहाँ पे दिखा दिया है। फिर से एक लाइन छोड़ के ट्रांजैक्शंस रिजेंबल टू वेजर बट आर नॉट वॉइड, फिर एक लाइन छोड़ी। देखो क्या बढ़िया प्रेजेंटेशन है। इस तरीके से अगर आप प्रेजेंट करेंगे तो सिर्फ ये ही नहीं, आप भी 80 मार्क्स तक स्कोर कर सकते हैं। आप देख रहे हो, यही थोड़ी थोड़ी कुछ चीजें हैं जो कि आपको एक कंपेटिटिव एज देंगी अपने कंपेटिटर से। कंपेटिटर कौन है? यही सारे लोग तो हैं आपके कंपेटिटर्स। तो जब आप साथ वाले के आंसर शीट से बेटर प्रेजेंट करोगे उस आंसर को, देखो आंसर सभी को आता होगा, जितने भी बच्चे पढ़ के आए हैं 3-4 बार रिवाइज करके आए हैं, सबको वो आंसर्स आते हैं।
आपको क्या डिस्टिंग्विश करेगा बाकी लोगों से, आपको कंपेटिटिव एज या ज्यादा मार्क्स, जैसे अगर आपके 50 मार्क्स आ रहे हैं तो 50 से 60 मार्क्स के लिए जब आप दौड़ते हो ना, तो वो जो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होता है वो है आपकी प्रेजेंटेशन, आपने किस तरीके से आंसर राइटिंग करी है। और बहुत ही ब्यूटीफुल आंसर राइटिंग हमें इस क्वेश्चन में देखने को मिली है, राइट। सो ये सारी चीजें हमने इसके अंदर डिस्कस कर ली, और ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6A और क्वेश्चन नंबर 6B। अब देखो जैसे ही इसका ये वाला क्वेश्चन 6 खत्म हुआ है, इसने ये पूरी स्पेस छोड़ दी है, इसने यहीं से दूसरा क्वेश्चन नहीं स्टार्ट करा है। ऑलवेज रिमेंबर टू स्टार्ट द न्यू क्वेश्चन विद अ फ्रेश पेज, फ्रेश न्यू पेज के साथ में आपको क्वेश्चन को स्टार्ट करना होता है, जैसे कि इसने भी करा है। इसने तो इवन पार्ट्स में भी जगहें छोड़ी हुई हैं। 6C फिर इसने करा है, उसके लिए भी उसने जगह छोड़ी है ताकि एग्जामिनर की नजर से कोई भी क्वेश्चन ना बचे। देखो अगेन ही हैज फॉलोड, एक पॉइंट लिखा, एक लाइन छोड़ी, फिर लिखा, फिर छोड़ा, साफ साफ प्रेजेंटेशन में। देखें एक बार क्वेश्चन नंबर 6 हमारा 6C में है क्या। ओके, सो दिस इज अ केस स्टडी ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट। ठीक है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट की केस स्टडी है। इस बच्चे ने फिर से वही करा है। सबसे पहले इसने प्रोविजन को लिखा है, वेयर द गुड्स आर डिलीवर्ड टू द बायर ऑन सेल और रिटर्न और अप्रूवल बेसिस। तो सेल और रिटर्न अप्रूवल बेसिस का एक क्वेश्चन था। सबसे पहले प्रोविजन को इसने स्टेट करा, ये पूरा इसने प्रोविजन लिखा, ठीक है। उसके बाद इन द इंस्टेंट केस फिर से इसने उसको फैक्ट्स ऑफ द केस के साथ में जोड़ा, और इन दोनों के बीच में देखो स्पेसिंग कितनी अच्छी करी है कि दिखाई दे रहा है कि ये हमारा यहां तक हमारा प्रोविजन चल रहा है, ये पूरा हमारा प्रोविजन चल रहा है, और ये हमारा फैक्ट्स ऑफ द केस है। सो ये इस तरीके से इसने ब्यूटीफुली सबको प्रेजेंट करने की हमारी कोशिश करी है, और एंड में इसने कंक्लूड कर दिया है। ये रहा हमारा कंक्लूजन। Hence the retailer can return only 95 bags which are to be sold. ये था हमारा कंक्लूजन। अगेन इसको देखो कितने बढ़िया, 6C में भी इसको 6 में से 6 नंबर मिले हैं। सो दिस इज हाउ ब्यूटिफुली यू कैन ऑल्सो प्रेजेंट दी आंसर्स। अब यहाँ पे इस आंसर शीट में जो एक कमी जो थी, जो मैं आपको बता सकती हूँ, वो ये है कि ये क्या कर सकता था, जो भी कीवर्ड्स या इंपॉर्टेंट वर्ड्स से क्वेश्चन में उन आंसर में उनको हाईलाइट कर सकता था। उससे क्या होगा, फिर से एग्जामिनर की नजर उन कीवर्ड्स पे जाएगी और आप उसका भी टाइम बचाओगे, और वैसे भी पूरा पूरा पैराग्राफ पढ़ने में टाइम लगता है। सो बेसिकली व्हाट यू हैव टू डू इज दैट यू हैव टू मेक योर आंसर शीट अ नो ब्रेनर फॉर द पर्सन हु इज चेकिंग, कि फटाफट उसको कीवर्ड्स मिलते जाएं और उसको पूरा पढ़ने की जरूरत ही ना हो, है ना। उसको जितनी जल्दी और जितनी इजीली आप अपने आंसर्स को चेक करवा पाओगे, उसके लिए वो करेक्शन का प्रोसेस आसान बना पाओगे, उतना आपको हेल्प मिलेगी। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट इसने कौन सा क्वेश्चन करा है। नेक्स्ट इसने करा है क्वेश्चन नंबर 3। तो आपने देख लिया सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 करा, वो उसको बेस्ट आता था, और दिख भी रहा है कि इसको बहुत अच्छे से आता था। उसने बहुत सही तरीके से सब स्टेप्स फॉलो करते हुए आंसर राइटिंग के आंसर करे, और प्रेजेंटेशन भी बहुत ही अच्छे तरीके से करी। उसके बाद ये गए हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3A के ऊपर। नाउ लेट्स सी व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 3A। क्वेश्चन नंबर 3A ये है आपका पार्टनरशिप एक्ट का क्वेश्चन, कि इन लोगों ने पार्टनरशिप बनाई थी और बहुत लॉसेस हो रहे थे, इसकी वजह से इन्होंने सोचा कि हम लोग पार्टनरशिप को बंद कर देते हैं, और बट एक पार्टनर वाज अनविलिंग एंड दैट वन पार्टनर वांटेड टू कंटिन्यू विद द पार्टनरशिप। तो उसी के ऊपर ये क्वेश्चन है कि क्या वो कंटिन्यू कर सकते हैं, क्या वो इंसिस्ट टू कंटिन्यू द बिजनेस, इफ सो व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल टू द पार्टनर्स हु आर रिलक्टेंट टू कंटिन्यू द पार्टनरशिप। देखो इसने कैसे लिखा है क्वेश्चन नंबर 3A। सबसे पहले बीच में इसने अपने क्वेश्चन को हाईलाइट किया, 3A सबसे ऊपर टॉप पे सेंटर में इसने आंसर लिखा है। इसने लिखा है क्वेश्चन 3A फर्स्ट पार्ट, वेयर द बिजनेस ऑफ द फर्म कैन नॉट बी कैरीड एक्सेप्ट फॉर लॉस इन द फ्यूचर ऑल्सो द कोर्ट में ऑर्डर फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। करेक्ट लिखा है। प्रोविजन ऑफ द लॉ सबसे पहले स्टेट कर दिया, फैक्ट्स ऑफ द केस के साथ आंसर को जोड़ दिया। इन द इंस्टेंट केस द बिजनेस ऑफ PQR इज ऑपरेटिंग एट अ लॉस. Despite this, P is determined to continue the business.
As per the partnership agreement states that the partnership is for 12 years. Since the determination partnership has not expired, the termination P can insist to continue the business. क्योंकि आपका agreement के हिसाब से term अभी partnership का expire नहीं हुआ है, आप insist कर सकते हो कि business अभी जितना term लिखा हुआ है, जितना agreement में लिखा हुआ है, तब तक तो चलेगा ही. And Q&R may apply to the court order for the dissolution of the firm. ये Q&R के पास में रास्ता है to go about in such a situation. देखो 3 नंबर इसको 3A step 2 2 marks, first part में 3 marks, and this question was for 4 marks. देख रहे हो किस तरीके से आंसर दिए जाते हैं, किस तरीके से आप भी या तो फुल या सिर्फ 1 मार्क्स कट होगा और आपको भी आंसर राइटिंग अच्छे से आ जाएगी. तो इसके बेसिस पे मैंने कुछ यहाँ पे समरी पॉइंट्स लिखे हुए हैं, कुछ कंक्लूजन पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि ऐसे कौन कौन सी चीजें जो कि आपको फाइनली याद रखनी है. द फर्स्ट थिंग इज हम लोग फर्स्ट पैराग्राफ में करेक्ट सेक्शन नंबर और नेम ऑफ द एक्ट को कोट करेंगे. सेकेंड हम लोग स्टेप वाइज आंसर करेंगे, यानी प्रोविजन ऑफ द लॉ, फैक्ट्स ऑफ द केस और साथ ही साथ में कंक्लूजन. हैंड राइटिंग पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, साफ साफ लिखो, स्पेसिंग करो. बहुत सुंदर सुंदर का कोई मतलब नहीं है, हैंड राइटिंग डज नॉट मैटर. एंड क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, पेजेस वेजेस नहीं भरना है. जितना क्वेश्चन का आंसर रिक्वायर करता है, डिमांड करता है, उतना ही आंसर हमें लिखना है. हाईलाइट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड कीवर्ड्स, वेरी इंपॉर्टेंट. कीवर्ड्स को अंडरलाइन जरूर करो, हाईलाइट करो, ताकि एग्जामिनर का टाइम कम हो और वो सिर्फ उन वर्ड्स को पढ़े और उसका काम होता चला जाए. और पॉइंट वाइज आंसर, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा लर्निंग थी. पॉइंट वाइज आंसर लिखेंगे ताकि हमारी एग्जामिनर को लंबे लंबे पैराग्राफ्स ना पढ़ने पड़े. राइट, सो that was it for this video. I hope आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा. इस आंसर शीट जो थी जिसको हम एनालाइज कर रहे थे, उसकी PDF फाइल हम लोग अपने व्हाट्सएप कम्युनिटी पर शेयर कर देंगे. तो व्हाट्सएप कम्युनिटी का जो लिंक है उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दूंगी. आप उस लिंक से हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं. वहां पे आपको हम लोग इस फाइल का PDF लिंक सर्टिफाइड कॉपी का प्रोवाइड कर देंगे. सो बने रहे हमारे साथ एकाग्रता CA पर. और हम लोग लाइव भी पढ़ा रहे हैं आजकल, पूरा सिलेबस वन शॉट सीरीज में कवर हो रहा है, तो को भी देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे. थैंक यू सो मच. आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन. बाय बाय.